मिश्राज IAS एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और सेंसेक्स के ऊपर। इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे कि सेंसेक्स कैसे बनता है, सेंसेक्स की कैलकुलेशन कैसे होती है और साथ ही साथ सेंसेक्स कौन कौन से घटक को प्रभावित करता है, सेंसेक्स किन घटकों से प्रभावित होता है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि ये बात आती कहाँ से। तो देखिए, हमारे यहाँ भारत में जो शेयर बाजार है, स्टॉक मार्केट है, इसके ऊपर हमने इससे पहले भी आपको एक टॉपिक आपके सामने लाया था जिसमें हमने बात की थी आपसे निफ्टी के ऊपर और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। और यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और साथ ही साथ सेंसेक्स के ऊपर। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है ना, ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। दिस इज द ओल्डेस्ट वन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ एशिया। कैसे? 1875 में, 1875 में जो है ये स्टैब्लिश हुआ था, 1875 में। और इसके पीछे एक छोटी सी कहानी भी है। 1850 में जो है 5 स्टॉक ब्रोकर्स थे, मतलब ऐसे लोग थे जो कि अपनी कंपनी या अपना छोटा मोटा उद्योग को लेकर के जो है खरीद बिक्री करते थे उसके स्टॉक्स यानी कि शेयर की। और वो लोग खड़े होते थे कहां पर? एक बनियान ट्री, यानी बनियान ट्री मतलब बरगद के पेड़ के नीचे वो खड़े होकर के आपस में बातचीत करते थे। अब हुआ ये कि धीरे धीरे, और ये जो जगह है बनियान ट्री इन फ्रंट ऑफ मुंबई टाउन हॉल, ये एक बहुत ही प्रसिद्ध जगह थी। पुराने जो है घटनाक्रम में ब्रिटिश शासनकाल में ये बहुत महत्वपूर्ण जगह थी। मुंबई टाउन हॉल के सामने बनियान ट्री के सामने खड़े होकर वो आपस में स्टॉक की खरीद बिक्री का काम करते थे। अब धीरे धीरे ये हुआ कि यहाँ पर संख्या बढ़ने लगी, इंक्रीज इन नंबर ऑफ ब्रोकर्स, संख्या बढ़ने लगी, ज्यादा लोग आने लगे अपनी अपनी स्टॉक्स को, अपने अपने शेयर्स को खरीदने बेचने के लिए। तो फिर उनको ज्यादा जगह की जरूरत महसूस होने लगी और फिर वो लोग वहां से शिफ्ट हो गए दलाल स्ट्रीट में। तो ये 1850 से लेकर 1874 से पहले तक ये लोग वहीं उस टाउन हॉल, मुंबई टाउन हॉल के सामने, बनियान ट्री के सामने इनकी शेयरों की खरीद बिक्री होती थी। 1874 में ये चले गए दलाल स्ट्रीट में और वहां जो है 1875 में जाकर के 1875 में एक एस्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन के रूप में ये जो है ये स्टॉक एक्सचेंज मुंबई की स्थापना हुई। फिर 2002 में इसका नाम बदला गया, 2002 में इसका नाम बदला गया और ये हो गया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। दिस वाज बिकम द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहा जाने लगा। ये जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, ये इसमें लगभग 5500 कंपनियों की लिस्टिंग है। यहाँ पर लिस्टिंग से मतलब क्या है कि 5500 कंपनियां यहाँ पर रजिस्टर्ड हैं जो कि अपने शेयर्स या तो जारी कर चुकी हैं या पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में कन्वर्ट हो चुकी हैं। तो ऐसी कंपनियों का एक बहुत बड़ा समूह हो जाता है जहां पर कि 5500 कंपनियां हैं। अब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की खासियत क्या होती है कि ये बाद में खुद भी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। ये लेटर ऑन, यानी कि बाद में खुद भी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में कन्वर्ट हो जाती है और इस तरह से इनका पूरा काम एक कंपनी, एक उद्योग के रूप में प्रारंभ हो जाता है। अब यहां पर एक जरूरत महसूस होती है कि क्यों ना एक जितनी भी कंपनियां रजिस्टर्ड हैं उनके उतार चढ़ाव के आधार पर, यानी कि उन कंपनियों के शेयरों की खरीद बिक्री के आधार पर एक इंडेक्स बनाया जाए, एक सूचकांक बनाया जाए। तो वो जो सूचकांक, जो सबसे फेमस सूचकांक है जिसका सबसे ज्यादा उपयोग होता है इंडियन इकोनॉमी में, वो है सेंसेक्स। इस तरह से सेंसेक्स का उदय हुआ। सेंसेक्स का जो नामकरण है, ये नामकरण एक मार्केट एनालिस्ट थे, उनका नाम था दीपक मोहनी। इन्होंने पहली बार इंट्रोड्यूस किया था सेंसेक्स शब्द। क्या कहा था इन्होंने? देखिए, दो चीजों से मिलकर बना है सेंसेक्स। एक तो है सेंसिटिव और दूसरा है इंडेक्स, और इन दोनों को मिला दिया तो बन गया सेंसेक्स, है ना। इधर ये सेन और इधर ये सेंसेक्स, यानी कि सेंसिटिव इंडेक्स, इन दोनों को मिला करके इन्होंने
सेंसेक्स वर्ड का निर्माण कर लिया। अब ये सेंसेक्स जो वर्ड आ गया, ये क्या है? दिस इज द इंडेक्स दैट रिफ्लेक्ट्स द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का एक प्रतिबिंब, यानी कि एक पूरा का पूरा एक आपको इमेज प्रदर्शित करता है कि क्या चल रहा है, भारतीय शेयर बाजार में क्या चल रहा है। लेकिन इस सेंसेक्स में शामिल आसानी से नहीं होती कोई भी कंपनी, इसके कुछ मापदंड होते हैं। देयर आर सम मेजर्स टू इंक्लूड द कंपनीज इन द सेंसेक्स। कैसे शामिल करेंगे? तो देखिए 5500 कंपनियां या उससे भी ज्यादा कंपनियां हैं रजिस्टर्ड शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। तो सारी कंपनियों के उतार चढ़ाव के आधार पर किस कंपनी का बढ़ा घटा, उसको अगर हम बेस दे करके अगर बनाएंगे तो ये बहुत ही मुश्किल काम होगा। तो ये तय किया गया कि 30 ऐसी कंपनियां मतलब देखिए सबसे पहले बेसिक चीज क्या रहेगी? द सेंसेक्स इंडेक्स कंप्राइजेज ऑफ 30 स्टॉक्स ऑन बीएसई। 30 स्टॉक्स रहेंगे, यानी 30 बड़ी कंपनियां रहेंगी। बड़ी से मतलब क्या होता है? द क्राइटेरिया सेलेक्टिंग ऑफ स्टॉक इज, एक क्राइटेरिया बनाया गया। क्या क्राइटेरिया था? तो लिस्टेड ऑन बीएसई, पहली चीज तो ये है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में उसे लिस्टेड होना चाहिए। दूसरा क्या है? शुड बी ए लार्ज मेगा कैप स्टॉक, मतलब क्या हुआ? उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बड़ा होना चाहिए, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बड़ा होना चाहिए, बाजार पूंजीकरण उसका ज्यादा होना चाहिए। बाजार पूंजीकरण का मतलब क्या होता है? मान लीजिए किसी कंपनी ने 1000 शेयर जारी किए और एक शेयर की कीमत 10 रुपए हो गई, तो 1000 इंटू 10 मतलब 10,000 उस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन कहलाएगा। 1000 उसके शेयर्स हैं और 10 रुपए एक शेयर की कीमत है, तो 10,000 रुपए उस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया। एक एग्जांपल के लिए मैंने बताया कि आखिर मार्केट कैपिटलाइजेशन जिसको बोलते हैं, जिसकी जरूरत आपको सेंसेक्स कैलकुलेशन में भी पड़ेगी, इसे जानना जरूरी है। तो ऐसी कंपनियां जो लार्ज मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली होगी, जिनकी बड़ी बाजार पूंजीकरण या बड़ा मार्केट कैपिटलाइजेशन है, उसे रखेंगे। लिस्टेड होना चाहिए बीएसई में, पहली शर्त। दूसरी शर्त मार्केट कैपिटलाइजेशन ज्यादा होना चाहिए। रिलेटिवली लिक्विड स्टॉक, मतलब उसके जो शेयर्स हैं वो खरीद बिक्री रेगुलरली होते हैं, रेगुलरली उसकी खरीद बिक्री होते हैं, मतलब जनता में उसकी पॉपुलैरिटी ज्यादा है और ज्यादा लोग उसको खरीद बिक्री करते हैं, यानी कि उसकी लिक्विडिटी ज्यादा है। इसके अलावा रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम द कोर एक्टिविटीज, यानी कि हमारी इकोनॉमी की बहुत सी एक्टिविटीज होती है जो कोर एक्टिविटी होती है, यानी कि मान लीजिए सीमेंट प्रोडक्शन है या स्टील प्रोडक्शन है या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है या कुछ ऐसे सेक्टर हैं जो बहुत जरूरी है, जैसे बैंकिंग सेक्टर है या पावर जनरेशन है। ये सब क्या है? कोर एक्टिविटी कहलाती है। इकोनॉमी में इस एक्टिविटी पर आधारित दूसरी कई एक्टिविटी होती, तो ये कोर एक्टिविटीज होगी। तो ऐसी कंपनियां जो कोर एक्टिविटी में काम करती हैं, जिनका रेवेन्यू जनरेशन कोर एक्टिविटी से है, जिनकी रिलेटिवली लिक्विड स्टॉक है, उनकी लिक्विडिटी ज्यादा है, खरीद बिक्री होती है रेगुलरली, और साथ ही साथ उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बड़ा है, और साथ ही साथ वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं, ऐसी कंपनियों का चुनाव किया जाता है और ऐसी 30 कंपनियां चुन ली जाती हैं सेंसेक्स में रखने के लिए। सेंसेक्स में रखने के लिए 30 कंपनियां चुन ली जाती है। अब इधर से ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि वो 30 कंपनियां कौन सी है, वो भी हम आगे बताएंगे आपको कि 30 कंपनियां कौन सी होती हैं और कैसे वो बदलती रहती हैं। ऐसा नहीं है कि वो 30 कंपनी हो गई तो स्थायी हो गई, उसमें भी बदलाव होता रहता है, उस पर आगे चर्चा करेंगे। देखिए अब ये सेंसेक्स तो आप पता चल गया आपको कि ये सेंसेक्स बनने के लिए हमारे पास 30 कंपनियां होनी चाहिए और कैसी कंपनी होनी चाहिए, और ये मानकर ये 30 कंपनियां लाई जाती हैं कि ये पूरे जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की जो सारी कंपनियां हैं उनको रिप्रेजेंट कर रही हैं और इकोनॉमी की वास्तविक स्थिति को प्रदर्शित करेंगी। नहीं कर पाते हैं पूरी तरह से इकोनॉमी को प्रदर्शित, वास्तविक स्थिति को प्रदर्शित नहीं कर पाते, वो एक अलग बात है, लेकिन इसके पीछे धारणा यही है कि अगर सेंसेक्स में बढ़ोतरी हो रही है तो यह माना जाएगा कि भाई कहीं ना कहीं इकोनॉमी में ग्रोथ हो रहा है।
कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रहा है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है। और अगर सेंसेक्स में लगातार गिरावट आ रही है तो ये मान के चलेंगे कि कहीं ना कहीं इकोनॉमी में कुछ कमी आ रही है, कहीं ना कहीं इकोनॉमी में कुछ नुकसान हो रहा है, उसमें चेंज करने की जरूरत है, सुधार करने की जरूरत है। ऐसी एक धारणा है, लेकिन ये एकदम 100% वास्तविक हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि मैंने बताया कि भाई इतनी सारी कंपनियां हैं ऑलरेडी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में भी कंपनियां हैं 2000 से ज्यादा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कंपनियां हैं लगभग 5500 से ज्यादा। और उस सेंसेक्स को बनाने के लिए हमने 30 बड़ी कंपनियों को लिया, तो वही 30 बड़ी कंपनियां पूरी इकोनॉमी के फेस को प्रदर्शित करें, चेहरे को प्रदर्शित करें, ऐसा जरूरी तो नहीं है, लेकिन कर सकते हैं। पूरी तरह नहीं भी कर सकते। अगर 100% नहीं कर सकते तो 70% कर सकते हैं, 60% कर सकते हैं। इकोनॉमी के ग्रोथ के बारे में थोड़ा अंदाजा तो लगा सकते हैं, इसीलिए सेंसेक्स जरूरी हो जाता है। या अगर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो निफ्टी जरूरी हो जाता है। अब यहां पर हम बात करें सेंसेक्स की। अगर सेंसेक्स इंक्रीजेज, अगर बढ़ता है, तो इट मींस दैट प्राइसेस ऑफ द अंडरलाइंग 30 स्टॉक्स हैव इंक्रीज्ड। इसका मतलब क्या हुआ, जो 30 स्टॉक्स हैं उनके प्राइसेस में बढ़े। अब यहां पर एक और मतलब है भाई, सारे 30 स्टॉक्स, 30 जो कंपनियां हैं उन सारे शेयर्स, उन सबके शेयर्स बढ़े, ऐसा भी नहीं है। कुछ के बढ़े और कुछ के घटे, लेकिन ओवरऑल इफेक्ट क्या आया, बढ़ा हुआ आया। तो आप बोलेंगे कि भाई सेंसेक्स बढ़ा है, जस्ट इसका उल्टा। सेंसेक्स डिक्रीज, अगर मान लीजिए सेंसेक्स का जो पॉइंट आया, जो अंक आया, जो डिजिट आया, वो मान लीजिए डिक्रीज आया कि भाई 500 अंक की गिरावट हुई, या 700 अंक की गिरावट हुई, या 200 अंक की गिरावट हुई, तो डिक्रीज हुआ। तो इसका मतलब हुआ, ये हुआ कि मींस दैट द प्राइसेस ऑफ द अंडरलाइंग 30 स्टॉक्स हैव डिक्रीज। इसका मतलब 30 जो सेंसेक्स की जो 30 कंपनियां थी उनके शेयरों में गिरावट हुई। अब क्या सारे 30 शेयरों की कीमतों में गिरावट हुई, ऐसा भी नहीं है। कुछ शेयरों की कीमत में गिरावट भी हुई, कुछ की कीमतों में वृद्धि हुई, लेकिन ओवरऑल गिरावट हुई। अब ये गिरावट क्यों होती है और ये बढ़ोतरी क्यों होती है, इसके ऊपर आगे चर्चा करेंगे। पहले कंपनियों का नाम देखेंगे, उसके बाद फिर एक और चीज बता देते हैं। देखिए, ये जो हमने बनाया है, ये सेंसेक्स बनाया है, ये ऐसा नहीं है कि ये अभी अभी बना है, ये बहुत पुराना हो गया है। ये जो कॉन्सेप्ट था, इसके लिए बेस ईयर हमने चुना था 1978-79 का। सेंसेक्स का अगर कभी पूछा जाए कि बेस ईयर क्या है, तो 1978-1979 इज द बेस ईयर टू फॉर्म द सेंसेक्स। और उस समय 1 अप्रैल 1979 को, 1 अप्रैल 1979 को हमने क्या मान लिया था, हमने मान लिया था कि ये हमारा बेस ईयर रहेगा। और उस दिन को, यानी उस 1 अप्रैल 1979 के आधार पर हमने क्या बना लिया, उसको एक आधार बना लिया, बेस ईयर बना लिया। और उस समय जितने भी शेयर थे, 30 कंपनियों का चुनाव किया हमने, उन 30 कंपनियों को कुछ वेटेज दिया। पहले तो मार्केट कैपिटलाइजेशन है ना, मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालेंगे, और उस मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर उन 30 कंपनियों का एक इंडेक्स बना लिया। और पहली बार जो इंडेक्स बना वो 100 का था, 100। 1979 में उस बेस ईयर पे जो इंडेक्स जो बनाया हमने वो 100 का था। लेकिन ध्यान रहे, ये चीज 1979 से शुरू, ये बेस ईयर हमने भले ही मान लिया, लेकिन ये क्या हुआ, इसको पब्लिश किया गया 1 जनवरी 1986 को, 1 जनवरी 1986। मतलब जो सेंसेक्स का पब्लिकेशन शुरू हुआ, मतलब पब्लिश करना हमने शुरू किया, वो 1 जनवरी 1986 से शुरू किया। लेकिन अगर पूछेंगे बेस ईयर क्या है, तो 1978, 1979, और जो कि 1 अप्रैल 1979, 1 अप्रैल 1979 को बेस बना दिया। 1 अप्रैल 1979 को बेस बनाते हुए एक बेस इंडेक्स हमने तय कर लिया, कितने का, 100 का। बेस इंडेक्स तय कर लिया 100 का। उस समय उन परिस्थितियों में 30 बड़ी मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनियों में से, आधार तो आपने जान ही लिया कि कैसे बनाया जाता है, तो उन आधारों पर 30 कंपनियों को उठाते हुए, उन 30 कंपनियों के आधार पर हमने क्या तय कर लिया, 1978-79
में बेस ईयर को मानते हुए 100 बेस इंडेक्स मान लिया। अब यहीं से ग्रोथ होगी, मतलब 100 के ऊपर चलेगा सारा चीज। तो आगे कैलकुलेशन को देखने से पहले ये देख लीजिए कि वो जो हमने बात बताई आपको कि 30 कंपनियों को लेते हैं, तो 30 कौन सी कंपनी है। अब ये मन में आता है कि भाई कौन सी कंपनी लेते हैं, कौन सी बड़ी कंपनी है। तो आपको पता है ये चीज, आपने बहुत बार सुना, इनके नाम सुने हुए हैं और आप खुद ही समझ जाएंगे कि इनको क्यों लिया जाता है। ये इनमें से कई कंपनियां ऐसी हैं जो लगातार बनी हुई हैं। ये 30 कंपनियां हैं टोटल, यहां हमने दिखाया है। ये जो 30 कंपनियां हैं, ये 30 कंपनियां लगातार बनी हुई हैं, ऐसा नहीं है। इनमें से कुछ बदलती भी रहती, कभी कभी जरूरत पड़ने पर इनमें से किसी को हटाया भी जा सकता है और किसी को जोड़ा भी जा सकता है, ये भी चलता है। ये नहीं सोचने की जरूरत है कि ये 30 बिल्कुल पत्थर की लकीर हो गई, ऐसा नहीं है, बदलती रहती। क्यों बदलती है? अगर किसी कंपनी का परफॉर्मेंस खराब हो जाए, अगर कोई कंपनी घाटे में चला जाए, किसी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन कम हो जाए, कोई कंपनी जो है अपना कोर्स एक्टिविटी को छोड़कर किसी दूसरे सेक्टर में चला जाए, तो क्या करेंगे? फिर भी सेंसेक्स में लेंगे क्या? नहीं लेंगे, उसे हटा देंगे, है ना। ये चेंजेस होते रहते हैं और साल में 2 बार, 2 टाइम्स इन द ईयर, एक जून में और एक दिसंबर में, इसको इवैल्यूएशन करता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और उसके बाद जो है उसमें कुछ नई कंपनियों को जोड़ा जा सकता है और कुछ को घटाया जा सकता है। क्लियर हो गई बात? अब देखिए इसमें कौन कौन सी कंपनियां हैं। रिलायंस इंडिया लिमिटेड, बड़ी मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी है। एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, ये बैंकिंग सेक्टर की कंपनी है। इन्फोसिस आईटी सेक्टर की कंपनी है। अब आप ध्यान दीजिएगा, जो हमने बेस बताया था आपको, क्या बताया था बेस आपको ये बताया था कि ये अलग अलग सेक्टर्स की कंपनियां होती हैं और बड़ी मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी होती है कि कोर एक्टिविटी, महत्वपूर्ण एक्टिविटीज में शामिल होती है, इनकी लिक्विडिटी भी ज्यादा होती है। ये सारे नाम बड़े नाम है। इन्फोसिस, हाउसिंग डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, इसके अलावा ये जो है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इसके अलावा कोटक महिंद्रा, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी लिमिटेड, एक्सिस बैंक लिमिटेड, लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड, बजाज फाइनेंस लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसके भी शेयर कुछ जारी हुए, तो ये भी लिस्टेड कंपनी है। भारतीय एयरटेल, एशियन पेंट्स, ये पेंट्स जो कंपनी है उसके अंतर्गत आता है। एचसीएल टेक्नोलॉजी लिमिटेड, एचसीएल टेक्नोलॉजी है ना, ये कंप्यूटर आईटी सेक्टर में आ गया। मारुति सुजुकी ऑटोमोबाइल सेक्टर में आ गया। सन फार्मास्यूटिकल्स, फार्मेसी कंपनी हो गई, है ना, सन फार्मास्यूटिकल्स फार्मेसी कंपनी। महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनी आ गई। अल्ट्राटेक सीमेंट, ये सीमेंट कंपनी हो गई। इसके अलावा टेक महिंद्रा, टेक्नोलॉजी सेक्टर की कंपनी हो गई। टाइटन कंपनी लिमिटेड, है ना, वॉच कंपनी। नेस्ले इंडिया, कंज्यूमर गुड्स वगैरह बहुत सारी चीजें आप देखते ही यूज होता है। बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज, ये भी एक महत्वपूर्ण कंपनी है फाइनेंशियल सर्विस की। इसको नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के अंतर्गत भी हम इसका जिक्र करेंगे, आने वाले समय में ये वीडियो भी आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके और हमसे जुड़े रहिए और ऐसे महत्वपूर्ण वीडियोज आप तक पहुंचेंगे जो आपको यूपीएससी और एमपीपीएससी और अन्य स्टेट एग्जाम में भी मदद करेंगे और अल्टीमेटली नॉलेज तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो आइए बात करते हैं बजाज फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड, इसके बारे में बात करेंगे। इंडसइंड बैंक लिमिटेड, ये बैंकिंग सर्विस की कंपनी हो गई। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पावर सेक्टर की पावर जनरेशन का काम करती। टाटा स्टील, बड़ी महत्वपूर्ण कंपनी है स्टील सेक्टर की। एनटीपीसी लिमिटेड, है ना, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये पावर सेक्टर की। बजाज ऑटो, और देखिए ये ओएनजीसी, ये 2021 में किसी मंथ का ये डाटा हमने लिया है और उसके आधार पर ये 30 कंपनियां थी। अब हमने पहले ही भी बताया कि ऐसा नहीं है कि ये कंपनियां हमेशा बनी रहेंगी, साल में 2 बार इवैल्यूएशन होता है और ये देखा जाता है कि वो जो मापदंड हमने तय किए हुए हैं उस मापदंड पे ये खड़े उतरते हैं कि नहीं। अब बात करते हैं कि सेंसेक्स का कैलकुलेशन कैसे होता है। तो देखिए 2 बात आपको ध्यान रखना है। पहली चीज, एक है फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन और दूसरा है मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन तो मैंने सरल भाषा में आपको बता दिया था, आप आसानी से समझ गए होंगे। यहां पर फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन लेना है आपको, खाली मार्केट कैपिटलाइजेशन से काम नहीं चलेगा। तो कैसे लेंगे? देखिए, किसी कंपनी ने, मान लीजिए जैसे उदाहरण दिया था मैंने, 1000 शेयर
उसके पास हैं, लेकिन उसने बाजार में जो जितनी कंपनियों को खरीदा बेचा जाता है वो 500 शेयर ही है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन समझना जरूरी है। कोई कंपनी है, उसको 1000 शेयर तक जारी करने का अधिकार है, लेकिन उसने कितने शेयर जारी किए? 500। हर एक शेयर की कीमत कितनी है? इंटू 10 रुपए का एक शेयर है, तो टोटल उसकी कीमत कितनी हो गई बाजार में जो फ्लो हो रही है? 5000 रुपए जो है ये इस कंपनी का फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा। 5000 इस कंपनी का, जो भी एबीसी जो भी कंपनी है, 5000 उस कंपनी का फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा। जबकि हो कितना सकता है? 10,000 हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसको अधिकार है कि वो 1000 शेयर जारी करे, लेकिन नहीं, उसने 500 शेयर अपने पास रखे कि हम जब जरूरत होगी तब बेचेंगे उस शेयर को, अभी मेरे पास ही रहेगा। ऐसा होता है कई बार, तो उस कंपनी ने अपने पास ही रख लिया। तो भाई पूरे जितने मार्केट में फ्लो कर रहे हैं ना, उतना ही लेना है। उसी को कहते हैं टोटल फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 30 कंपनीज। अब 30 कंपनियां थी ना इसमें, ऊपर तो नाम भी बता दिया, 30 कंपनियां थी। अब पहले एक कंपनी का निकालो, रिलायंस इंडिया लिमिटेड, कितने शेयर है बाजार में जो फ्लो हो रहे हैं, है ना? 1 करोड़ शेयर है, और हर एक के शेयर की कुछ कीमत होगी, उससे मल्टीप्लाई करो, तो जितने शेयर का फ्लो हो रहा है, जितने शेयर खरीदे बेचे जा रहे हैं, उन शेयरों के आधार पर एक, यानी रिलायंस का आप निकाल लेंगे फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन, फिर एचडीएफसी बैंक का निकालो, फिर इंफोसिस का निकालो, ऐसे करके 30 कंपनियों का फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालो। अब आपको नहीं निकालना है, वो तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और वहां पे जो लोग हैं वो लोग ये सब रोज ही करते रहते हैं। तो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन आ गया, उन 30 कंपनियों का टोटल फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइडेड बाय बेस मार्केट कैपिटलाइजेशन। बेस मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या रहता है? जो हमने 1978-79 में जो 30 कंपनियों के आधार पर जिसके लिए इंडेक्स हमने 100 तय किया था, उस समय जो उन कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन था वही हो गया बेस मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो आप यहां पर लिख देंगे बेस मार्केट कैपिटलाइजेशन, और ऊपर लिखा रहेगा टोटल फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन, और उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर पाएंगे सेंसेक्स इंडेक्स। अब ये रोज ही बदलेगा, क्योंकि भैया रोज ही तो शेयर की कीमतें बदल जाती है। जैसे रिलायंस इंडिया लिमिटेड, पता चला कि इस कंपनी के शेयर किसी दिन 500 रुपए के थे, 600 रुपए के थे, अगले दिन 510 रुपए के हो गए, उसके अगले दिन 515 के हो गए, उसके अगले दिन 490 के हो गए। तो शेयर की कीमत चेंज होगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन भी चेंज होगा। जब फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन चेंज होगा और आप उसे बेस मार्केट कैपिटलाइजेशन से डिवाइड करोगे, 100 से गुना करोगे, तो सेंसेक्स इंडेक्स आ जाएगा। अब जो शुरू में, अब देखिए ये बढ़ा हुआ कैसे दिखता है आपको? जब ये शेयर बाजार शुरू हुआ था, जब मैंने ये इंडेक्स जब जारी करना शुरू हुआ था, तब उस समय में बेस हमने कितना लिया था? 100 लिया था। अब 100 लिया था और आज कितना हो गया भाई? आज ये पहुंच गया है कितने पे? 50,136 पर पहुंच गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनियों के मार्केट कैपिटलाइजेशन और फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। और कंपनियों के जो 30 हमारे रिप्रेजेंटेटिव कंपनीज हैं, रिप्रेजेंटेटिव इसलिए क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में रजिस्टर्ड कंपनियों में से 30 ही हमने चुना है, और उन्हीं 30 कंपनियों के आधार पर हमें इकोनॉमी का अंदाजा लगाना है। तो अब यहां पर समझने की जरूरत है कि ये जो सेंसेक्स है, इस सेंसेक्स पर कौन कौन सी चीजें असर डालती हैं, और जब लोग शेयर खरीदते हैं तो क्या क्या चीजें उन्हें देखने की जरूरत है, ये भी समझने वाली बात है। तो देखिए क्या क्या चीजें जरूरत पड़ती है आपको। पहली चीज जो सेंसेक्स पर असर डालता है वो है सप्लाई एंड डिमांड।
सप्लाई और डिमांड तो देखिए किसी भी चीज की कीमत पे असर डालेगी। कैसे? मान लीजिए किसी कंपनी के शेयरों की कीमत अच्छी है, उस कंपनी का ब्रांड वैल्यू भी अच्छा है, उस कंपनी के प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसको लोग खरीदना चाहते हैं, तो उस कंपनी के शेयर को खरीदार भी ज्यादा होंगे। मतलब क्या होगा? डिमांड ज्यादा होगा। और मान लीजिए उस कंपनी के शेयर कम है, उसकी डिमांड ज्यादा है, तो उन कंपनियों के शेयर क्या होंगे? बढ़ेंगे, है ना? उन कंपनियों के शेयर बढ़ेंगे। अब इसमें कभी कभी मनोविज्ञान भी काम करता है। अगर मान लीजिए शेयर बाजार में जो निवेश करने वाले, इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं, अगर वो ये सोचते हैं कि भाई आने वाले समय में शेयर बढ़ेंगे 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 और ज्यादा से ज्यादा वो निवेश कर रहे हैं, तो वो लोग क्या कहलाते हैं? बुल। और कुछ लोग ऐसे सोचते हैं मनोवैज्ञानिक तौर पे, अब जितना बढ़ना था बढ़ गया, अब तो घटेगा घटेगा घटेगा, तो वो क्या करेंगे? वो जो है शेयर को बेचना शुरू करेंगे, तो क्या हो जाएंगे? बियर। तो ये हो गया बुल एंड बियर। तो ये एक सेंसेक्स से रिलेटेड होता है। तो पहली चीज तो ये हो गया डिमांड और सप्लाई को समझना। दूसरा है कि अगर मान लीजिए इंटरनेशनल लेवल पे कहीं कोई वार हो गया, कहीं कोई विवाद हो गया, मान लीजिए भारत और पाकिस्तान के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, विवाद हो गया, भारत और चाइना के बीच कोई विवाद हो गया, तो क्या होगा? इसका असर भी शेयर बाजार पे आएगा। क्यों? क्योंकि ऐसी कई कंपनियां हैं जिनके माल, जिनके प्रोडक्ट हो सकता है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे निर्यात होते हो। अब निर्यात होते तो उनकी इनकम होती है, इनकम होती है तो स्वाभाविक उनकी आय बढ़ती है, आय बढ़ती तो उस कंपनी को, वो जो कंपनी है वो अपने शेयर होल्डर्स को ज्यादा लाभांश देते हैं, ज्यादा लाभांश देते हैं, इसीलिए उसके खरीदार भी ज्यादा होंगे, ज्यादा खरीदार होंगे तो कीमत ज्यादा होगी। समझ गया ना बात? अब वार हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो क्या हो गया? उसके सप्लाई पे असर आएगा, उसके प्रोडक्शन पे असर आएगा। तो लोग क्या सोचेंगे? अरे भाई अभी रुक जाओ, अभी मत खरीदो, अभी जो है स्टेबल रहो, तो कंपनी के शेयर क्या हो जाएंगे? गिरने लग जाएंगे। तो इन सब चीजों पर नजर रखनी पड़ती है, जो शेयर में काम करने वाले लोग होते हैं नजर रखते हैं। कंसर्न विथ इन्फ्लेशन ऑल्सो, मुद्रास्फीति की दर क्या है? अगर मान लीजिए मुद्रास्फीति की दर ज्यादा है तो इसका भी असर पड़ेगा शेयर बाजार पे, है ना? अगर ज्यादा इन्फ्लेशन है तो लोग सोचेंगे भाई शेयर में इन्वेस्ट भी करेंगे तो फायदा क्या होगा? भाई जितना पैसा आज बढ़ने वाला है उससे ज्यादा तो इन्फ्लेशन में चला जाएगा, तो लोग क्या करेंगे? गोल्ड खरीदेंगे, सोना खरीदेंगे, मूल्यवान धातु खरीदेंगे, भाई ये तो सुरक्षित रहेगा। तो इन्फ्लेशन का इंपैक्ट भी शेयर बाजार पे आता है। ज्यादा इन्फ्लेशन अगर होगा तो इसका इंपैक्ट शेयर बाजार पे आएगा और फिर उससे सेंसेक्स प्रभावित हो जाएगा। और क्या होता है? तो नेचुरल डिसास्टर, कभी कभी नेचुरल डिसास्टर के टाइम में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि कंपनियां बंद हैं, उद्योग बंद हैं, काम नहीं चल रहा है, प्रोडक्शन भी आधी क्षमता से हो रहा है, तो क्या होगा? उस स्थिति में भी वो उस कंपनी के जो शेयर खरीदने बेचने वाले लोग होंगे या उस सेक्टर में निवेश करने वाले लोग होंगे, वो क्या होंगे? नहीं करेंगे निवेश। और कुछ ऐसे सेक्टर होंगे जिसमें ज्यादा करेंगे। जैसे में अभी पैंडेमिक का टाइम चल रहा है, तो जो फार्मास्यूटिकल्स कंपनियां हैं या जो ऑटोमोबाइल्स कंपनियां, आपने देखा होगा उनके शेयर लगातार बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि फार्मास्यूटिकल्स कंपनियों की डिमांड बढ़ गई, उनका लाभ बढ़ गया, उनका प्रोडक्शन बढ़ गया, वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है मेडिसिन बना करके उसे निर्यात भी भेज कर रहे हैं और उससे लाभ भी कमा रहे हैं। तो स्वाभाविक है वो कंपनियां क्या हो गई? लाभ कमाने वाली कंपनी हो गई, तो उनके शेयर क्या होंगे? उनके शेयरों की कीमत बढ़ेगी। तो फार्मास्यूटिकल्स कंपनियां हो गई। ऑटोमोबाइल, आजकल आपने देखा होगा भाई हर आदमी सोचता है भाई मेरे पास मेरी गाड़ी हो, मैं जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल नहीं करूं। क्यों? कोरोना से बचना है। तो बहुत ज्यादा लोग गाड़ियां खरीदने लगे, कार खरीद रहे, मोटरसाइकिल खरीद रहे, अलग अलग तरह की गाड़ियां खरीद। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी ग्रोथ हुआ। तो यही चीज अंदाजा लगाते हैं लोग, जो इकोनॉमी में या शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं, चाहे वो फॉरेन इन्वेस्टर्स हो या इंडियन इन्वेस्टर्स हो, वो उनको ये अंदाजा रहता है कि अभी ये स्थिति चल रही है और इस तरह के सेक्टर में ग्रोथ आएगा। तो अभी के समय में देखिए ये सब कंपनियों में ज्यादा ग्रोथ आया। किसमें? जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर हैं, और भी इससे रिलेटेड आईटी सेक्टर में ग्रोथ आएगा। आईटी का कितना यूज करने लगे हम लोग, है ना? आईटी का बहुत ज्यादा यूज करने लगे। इंफॉर्मेशन डिजिटल पेमेंट हो रहा है ना? ज्यादातर काम हम डिजिटल ही करने की कोशिश करते हैं, इंटरनेट के माध्यम से करने की कोशिश करते हैं, ऑनलाइन क्लासेज हो रही हैं, है ना? यूट्यूब चैनल का लोग ज्यादा इस्तेमाल करने लग गए आजकल। इससे क्यों?
ये सब आईटी सेक्टर को ग्रोथ दे रहा है, तो आईटी सेक्टर की कंपनियां होंगी, उनके शेयरों की कीमतें बढ़ने लगेगी। तो ये सब अंदाजा लगाता है। अच्छा, मान लीजिए सरकार ने कोई पॉलिसी जारी की कि भाई हम जो है आने वाले 2 साल या 3 सालों में 1000 किलोमीटर सड़क बनाएंगे, तो क्या होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में ग्रोथ होगा। सीमेंट कंपनियों का ज्यादा, क्योंकि सीमेंट ज्यादा लगेगा, लोहा ज्यादा लगेगा। मान लीजिए सरकार ने जो है केंद्र सरकार ने कोई पॉलिसी बनाई और बोला कि हम जो है जो मकान अगर आप खरीदते हैं और उस मकान में हम आपको 5 लाख तक सब्सिडी देंगे, 5 लाख तक सब्सिडी देंगे, और बिल्डर्स को भी, जो बनाने वाले लोग हैं, उनको भी कुछ लाभ दे दिया। मतलब पॉलिसी ऐसी बनाई कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर को फायदा हो गया। तो क्या हो गया कि लोग ये सोचेंगे कि भाई हम ज्यादा से ज्यादा कंस्ट्रक्शन करें, तो उस सेक्टर की जो कंपनी होगी वो ज्यादा फायदे में रहेंगे, उस कंपनी के ज्यादा ग्रोथ होगा। और उसका अगर सेंसेक्स में उन कंपनियों को लिया गया है तो क्या होगा? उन कंपनियों में ग्रोथ दिखाई पड़ेगा। यही कारण रहता है, यही सब कारण रहता है कि सेंसेक्स में जो सेंसेक्स जो घटता है या बढ़ता है। अब अगर ज्यादा कंपनियों ने, है तो ये 30 ही कंपनी, लेकिन ज्यादा कंपनियों में अगर ग्रोथ हो रहा है और कम कंपनियों में अगर डिक्रीज हो रहा है, अगर कम हो रहा है उसकी वैल्यू, तो क्या होगा? आपको ग्रोथ ही दिखेगा ना ओवरऑल। लेकिन क्या कभी कभी मन में आता है, क्या इन सेंसेक्स को अगर देख लिया जाए तो इससे पता चलता है कि इकोनॉमी में बहुत ग्रोथ हो गया? भाई देखिए, 5500 के आसपास कंपनियां हैं और हमने लिया कितना है? 30 कंपनियों को। दूसरी बात, जो इकोनॉमी के और भी बहुत सारे सेक्टर हैं जो इनमें हो सकता है कवर नहीं हो पाता हो। भाई एग्रीकल्चर सेक्टर भी तो है ना, और भी कई सेक्टर होंगे। तो बहुत सारे लोग हैं जो शेयर बाजार से उतने संबंधित भी नहीं है। तो आप ये नहीं कह सकते कि इकोनॉमी के वास्तविक ग्रोथ को सेंसेक्स दिखाता है, लेकिन थोड़ा बहुत इससे पता चल जाता है कि इकोनॉमी की दिशा क्या चल रही है या क्या बदलाव आ रहा है। और भी कुछ चीजें प्रभावित करती हैं इसमें, ये आपको बताया मैंने, गवर्नमेंट की पॉलिसी और गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी प्रभावित करती है। इसके अलावा वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी, किसी कंपनी का वैल्यूएशन हुआ, ऑडिट हुआ और उसमें कंपनी को लाभ हुआ, तो पब्लिक क्या सोचेगी? जनता यही सोचेगी, या जो इन्वेस्टर है क्या सोचेगा? भाई ये अच्छी कंपनी है, मजबूत कंपनी है, आने वाले समय में ये ज्यादा लाभ देने वाली है और उसका जो है खरीदार ज्यादा होंगे। अब एक फैक्टर और असर करती है जो सीधे सीधे कंपनी से जुड़ी नहीं होती। मान लीजिए फार्मास्यूटिकल्स में 10 कंपनियां हैं, तो ये आपस में कॉम्पिटिटर हो गए, और 2 कंपनियों के बारे में ऐसा न्यूज आया कि भाई ये कंपनियों का जो है ये प्रोडक्ट जो है ये बंद करने वाले हैं, ये नहीं बना पा रहे हैं, इनमें कर्मचारियों में हड़ताल हो गई, स्ट्राइक हो गया इस कंपनी में, तो क्या होगा? तो उस कंपनी के शेयर धारक क्या करेंगे? शेयर बेचना शुरू कर देंगे। और क्या करेंगे? तो जो बहुत सारे जो नए निवेशक होंगे वो दूसरी कंपनी जिसके बारे में अच्छे न्यूज आ रहे हैं, जिसके बारे में अच्छी चीजें हो रही हैं कि भाई ये कंपनी जो है अच्छा प्रोडक्शन कर रही है, यहाँ पर जो है इंडस्ट्रियल अनरेस्ट भी ज्यादा नहीं है, लोग जो है बढ़िया प्रोडक्शन कर रहे हैं, उस कंपनी के शेयर खरीदने लगेंगे। तो कई बार किसी सेक्टर में अगर कॉम्पिटिटर्स के बारे में बैड न्यूज आ रही है तो क्या होगा? उस पर्टिकुलर कंपनी, मतलब जिस कंपनी के बारे में हम बात कर रहे हैं और दूसरी कंपनी के बारे में बैड न्यूज आ रही है, तो वो जो कंपनी, जो मूल कंपनी है, उसके शेयर बिकने लगेंगे, ज्यादा बिकने लगेंगे, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, उसकी कीमत बढ़ जाएगी। ऐसा भी होता है। और मान लीजिए किसी कंपनी के बारे में बैड न्यूज आ गया, खराब न्यूज आ गया, तो क्या होगा? वो शेयर की बिकवाली बढ़ जाएगी, है ना, यानी लोग अपने पास जो शेयर है उसे बेचना शुरू कर देंगे, बियर का प्रभाव बढ़ जाएगा। तो क्या होगा? वो कंपनी जो है वो धीरे धीरे ऐसा लगेगा कि इसके शेयर की कीमतें कम हो रही हैं। तो इस तरह से जो है सेंसेक्स जो है प्रभावित होता है। तो और सरकार अगर कोई नया नियम या कानून बनाती है तो इन सब चीजों से भी सेंसेक्स प्रभावित होता है। मैं समझता हूं आप लोग समझ गए होंगे कि सेंसेक्स कौन कौन से फैक्टर से प्रभावित होता है। अब एक चीज और बता देते हैं कि लोग पूछेंगे कि भाई क्या केवल जब हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं तो केवल सेंसेक्स ही होता है क्या? नहीं, सेंसेक्स के अलावा और भी कुछ इंडेक्स हैं, बहुत सारे और भी इंडेक्स हैं। मैंने कुछ इंडेक्स यहाँ पर बताने का प्रयास किया है,
जैसे देखिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 200, दो इसका बेस ईयर रखा है 1989-90, इसको BSE 200 कहते हैं। इसका मतलब इसमें 200 कंपनियों के मार्केट फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर इसका इंडेक्स बनेगा। इसके अलावा अब देखिए इसमें एक नई चीज आती है डॉलेक्स। डॉलेक्स क्या होता है? यही BSE 200 की जो वैल्यू है उसको रुपीस में कैलकुलेट ना करके डॉलर में कैलकुलेट करेंगे तो जो इंडेक्स बनेगा वो क्या कहलाएगा? डॉलेक्स कहलाएगा। दैट विल बी कॉल्ड डॉलेक्स। और एक और बना है BSE 500, 500 कंपनियों का, 500 कंपनीज के आधार पर जो इंडेक्स बनेगा वो कहलाएगा BSE 500। तो इस तरह से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने केवल सेंसेक्स ही नहीं BSE 200, डॉलेक्स और BSE 500 का भी निर्माण किया है और इन सब चीजों के बारे में भी लोगों को जानकारी मिलती रहती है। लेकिन ज्यादा जो पॉपुलर हो गया है वो सेंसेक्स है। अब इस पूरे टॉपिक को एक बार समराइज कर लेते हैं जिससे कि आपको याद रखने में और लिखने में भी आसानी होगी। आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने बताया था कि जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है और 1875 में स्थापित हुआ था। इसके पीछे की एक छोटी सी कहानी भी हमने बताई थी कि एक बनियान ट्री के नीचे जो है 5 जो है वो स्टॉक ब्रोकर्स थे, इकट्ठा होते थे। बाद में वो स्टॉक ब्रोकर्स की संख्या बढ़ती चली गई तो वो वहां से हटके एक दलाल स्ट्रीट में जाके खड़े होने लगे। फिर वहीं पर जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज डेवलप हो गया और आजकल दलाल स्ट्रीट जो है एक बहुत ही प्रसिद्ध जगह है बॉम्बे का। ठीक, बात मेनली ये उठी कि सेंसेक्स क्या होता है। तो वो हमने बताया कि भाई देखिए सेंसेक्स जो है ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का एक चेहरा है और ये बताता है कि शेयर बाजार में क्या कुछ चल रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है। तो सेंसेक्स को लेकर बड़े लोग जो है बहुत सेंसिटिव रहते हैं। ये वर्ड जो है ये दीपक मोहनी करके व्यक्ति थे, उन्होंने ही डेवलप किया था। 2 चीजों से बनाया था, सेंसिटिव और इंडेक्स। तो सेंसिटिव और इंडेक्स इनको छोटा छोटा हिस्सा लेकर के ये बन गया सेंसेक्स और आज इतना पॉपुलर हो गया। फिर आपको ये बताने का प्रयास किया कि सेंसेक्स में जो हम 30 कंपनियां लेते हैं उनका आधार क्या है। तो 2-3 बातें याद रखिए। एक तो मार्केट कैपिटलाइजेशन उनका बड़ा होना चाहिए, दूसरी उनकी लिक्विडिटी अच्छी होनी चाहिए, मतलब ये कि उनका शेयरों का खरीद बिक्री लगातार होते रहना चाहिए। इसके अलावा वो कोर एक्टिविटी में भी शामिल होना चाहिए। तो नाम आपको जैसे आप ध्यान आएगा आप समझ जाएंगे। इसके अलावा इस सेंसेक्स को बनाने के लिए आधार वर्ष क्या रखा गया है? तो 78-79। पहली बार कब जारी किया गया इसे? तो 1986 में। और यहां से आगे बढ़ते हुए आपको हमने बताया कि देखिए ये 30 कंपनियां हैं जो अलग अलग सेक्टर को प्रतिनिधित्व करती हैं। कुछ बैंकिंग की हैं, कुछ फार्मास्यूटिकल्स हैं, कुछ ऑटोमोबाइल हैं, कुछ पावर सेक्टर हैं, कुछ कंज्यूमर गुड्स की हैं, है ना, कुछ टेलीकॉम सेक्टर की हैं। तो लगभग इकोनॉमी के जो महत्वपूर्ण सेक्टर्स हैं उनको कवर करने का प्रयास इसमें किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? जिससे कि इकोनॉमी के सारे पहलू को समझा जा सके और उनमें ग्रोथ या फॉल को समझ में आने के लिए ये सोचा जाता है। सेंसेक्स के कैलकुलेशन की बात हमने की तो इसमें 2 चीजें जानना जरूरी है। पहली चीज मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है और दूसरा फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है। जैसे ही आप इसे समझ जाते हैं आप सेंसेक्स क्या इंडेक्स कैसे कैलकुलेट होता है मालूम पड़ जाता है। टोटल फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 30 कंपनीज डिवाइडेड बाय बेस मार्केट कैपिटलाइजेशन इनटू 100। ठीक, फिर हमने यहाँ ये भी बताने का प्रयास किया कि देखिए ये जो बेस इंडेक्स था वो 100 से शुरू हुआ था और आज ये सेंसेक्स पहुंच गया है 50,136 पर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कंपनियां थी, जो उद्योग थे, जो इनमें शामिल थे, इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन कई गुना बढ़ा है जो इकोनॉमी के ग्रोथ को प्रदर्शित करता है। इसके अलावा आपको ये भी बताया हमने कि किस तरह से ये सेंसेक्स में ग्रोथ होता है और डाउनफॉल होता है, उसके क्या कारण है ये भी आपको यहाँ पर जानने का प्रयास किया। तो जब शेयर खरीदने जाते हैं या बेचने जाते हैं तो आपको इन फैक्टर्स पर नजर रखनी होती है। और एक चीज आपको बताया कि जैसे कई बार लोग सोचते हैं कि भाई ये जो सेंसेक्स है, ये इस सेंसेक्स में जो 30 कंपनियां हैं तो ये 30 कंपनियां जो
जो है क्या पूरे मार्केट को जो है रिप्रेजेंट करती हैं। तो देखिए हमने क्लियर किया कि भाई देखिए 100% तो रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकता, क्योंकि इन 30 कंपनियों के माध्यम से हम ये जानने का प्रयास कर सकते हैं कि इकोनॉमी में क्या बदलाव आ रहा है, बढ़ोतरी हो रही है या उसका डाउनफॉल हो रहा है या क्या चेंजेस हो सकता है, ये हमको यहां से पता चल जाता है। इसके अलावा आपको ये भी जानने का यहां मौका मिलता है कि ये जो सेंसेक्स हैं, ये जो सेंसेक्स जब बनाते हैं तो ये सेंसेक्स बनाने के लिए हम ये जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, इस मार्केट कैपिटलाइजेशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये आपको बता दिया कि भाई कोई कंपनी जो है शेयर जारी करती है, और जब शेयर जारी करती है तो जितनी शेयर वो जारी करती है और पर शेयर जो उसकी वैल्यू होती है, पर शेयर जो उसकी वैल्यू होती है, उस नंबर ऑफ शेयर्स को अगर पर शेयर वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते तो मार्केट कैपिटलाइजेशन होती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कंपनी जितना शेयर उसे जारी करना चाहिए उतना ना करके कुछ अपने पास रिजर्व रख लेती है, तो जितना मार्केट में फ्लो हो रहा है हम उसी को काउंट करते हैं, तो उसी को बोलते हैं फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो इस तरह से आपने शेयर बाजार में सेंसेक्स के उतार चढ़ाव, इसके महत्व और साथ ही साथ आपने ये भी जानने का प्रयास किया कि अगर हम शेयर में निवेश कर रहे हैं तो उस निवेश करने के दौरान हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और यही नहीं, जो विदेशी निवेशक होते हैं ना, फॉरेन इन्वेस्टर्स, वो भी ध्यान रखते हैं। अगर विदेशी निवेशक ज्यादा निवेश करने लगेंगे शेयर बाजार में तो स्वाभाविक है क्या होगा, जो शेयरों की कीमत है वो बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि भाई डिमांड बढ़ गई। तो आपको बताया कि डिमांड और सप्लाई पर बहुत कुछ निर्भर करता है। तो डिमांड अगर बढ़ेगी तो शेयर की कीमत बढ़ेगी, और इस तरह से बुल बियर ये भी आपको समझ में यहाँ पर आ गया होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करिए, लाइक और शेयर भी कीजिए, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा। ऐसे महत्वपूर्ण वीडियोस के लिए हम आपसे और भी बात करते रहेंगे। थैंक यू।